बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक पढ़ेंगे आज हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सिंपली नेम्ड एज ईएमएफ। क्या होती है ये ईएमएफ, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले ये आज का हमारा कंटेंट है कि वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ सेल, देन व्हाट इज़ ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आते हैं कि सेल क्या होता है। सेल एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग द केमिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल कोई नया चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करता स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ सर्किट के अंदर चार्जेस का फ्लो मेंटेन रखता है इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द सर्किट। जैसे रेजिस्टर है, जैसे ट्यूबलाइट हो, जैसे बल्ब हो, कुछ भी हो, ये उसमें सिर्फ चार्जेस मोशन को मेंटेन रखता है। तो ये सेल की प्रॉपर डेफिनेशन, ये सेल के प्रॉपर पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके बाद सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। नॉन रिचार्जेबल सेल्स, आम सेल जो आप क्लॉक्स में डालते हैं या रिमोट्स में डालते हैं, ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं। और अक्सर जो कैमराज में यूज़ होने वाले सेल्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाली जो बैटरीज हैं, ये सेकेंडरी बैटरीज हैं, रिचार्जेबल बैटरीज हैं। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं ईएमएफ पर। स्लो एंड स्टडी इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है स्टूडेंट्स आपने। कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ क्या है कि फर्ज करें आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में बैटरी एग्जिस्ट करती है, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज एट हाई पोटेंशियल, एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज। अब इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि आपने सुबह कॉलेज जाना है, तो आप घर से नाश्ता करके निकले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नाश्ता बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे चार्ज पड़ा और एनर्जाइज्ड है, हायर पोटेंशियल पर है। अब घर से निकलते हैं, चलते हैं, जैसे चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है तो इन द वायर उसकी कोई एनर्जी इतनी ज़्यादा डिसिपेट नहीं होती। अब जैसे ही पहुंच जाते हैं क्लासरूम में, लेक्चर स्टार्ट होता है। अब लेक्चर पे तवज्जो देनी पड़ती है, लेक्चर को सुनना कोई आसान काम थोड़ी होता है, आप सब भी जानते हैं पढ़ना कितना मुश्किल काम होता है। तो जब ये चार्ज किसी रेजिस्टर में से पास करता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी क्लासरूम में से पास करते हैं। तो एनर्जी इज डिसिपेटेड while द चार्ज इज मूव थ्रू द रेजिस्टर। अब इस चार्ज की जो एनर्जी है वो पहले से डिक्रीज करती है, ये लूज करता है अपनी एनर्जी को, और इस कंपोनेंट के अक्रॉस ये अपनी एनर्जी लूज करने के बाद फाइनली पहुंच जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक। नाउ रिमेंबर, ये चार्ज था पॉजिटिव और ये पहुंचा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक। अब अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसे स्टिक हो जाना चाहिए नेगेटिव चार्ज के साथ, लेकिन यही तो काम है अब बैटरी का कि बैटरी ने इसको नेगेटिव से स्टिक नहीं होने देना। बैटरी ने इसको इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी की मदद से दोबारा कहाँ पहुँचाना है, हायर पोटेंशियल तक। सो नाउ दिस चार्ज अगेन नीड एनर्जी टू गेट मेंटेन्ड इनटू द सर्किट, और अब इस चार्ज को दोबारा एनर्जी की ज़रूरत है एंड दिस एनर्जी विल बी सप्लाइड बाय द बैटरी। अब बैटरी ने चार्ज को एनर्जी सप्लाई की है और एनर्जी सप्लाई करने का प्रोसेस वर्क कहलाता है। ये वर्क किस पर हुआ है स्टूडेंट्स? चार्ज पर हुआ है। सो ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज फर्स्टली डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द बैटरी, or it is the work done on unit positive charge by the battery, and this is known as EMF, electromotive force. आई एम होपफुल कि यहाँ तक आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई है। अब EMF को एक और व्यू में देखते हैं कि सपोज आपके पास एक सिंगल सेल है जो किसी सर्किट में फिट नहीं है, अकेला आप दुकान से अभी भी उठा के परचेज करके लाएं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि घर आके एक वोल्ट मीटर उठाते हैं, लेट्स से एक आइडियल वोल्ट मीटर है जो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता सर्किट में से, एंड इफ यू कनेक्ट एन आइडियल वोल्ट मीटर अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, वोल्ट मीटर शोज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द बैटरी पोटेंशियल। अब बाजार से फर्ज करें 5 वोल्ट का सेल परचेज करके लाएं, तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा कब देगा? जब ये सेल किसी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। तो वोल्ट मीटर के ऊपर नजर आने वाली जो रीडिंग है, से इट्स 5 वोल्ट, ये इस बैटरी का EMF कहलाएगा। सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन EMF एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट गिवन एनी करंट।
डन। ये एक दूसरी टाइप डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। पहली थी वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दूसरी है कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल जब वो कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा, एंड थर्डली आप इसे यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड EMF। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में वर्ड फोर्स आ रहा है, तो स्टूडेंट्स फोर्स डज नॉट मीन कि ये एक फोर्स है, ये एक न्यूटन में मेजर होने वाली क्वांटिटी है। नो, इट्स एक्चुअली नॉट अ फोर्स, सो डोंट टेक इट्स यूनिट एज न्यूटन। ये बात गौर से याद रखनी है। ये EMF एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस के मीनिंग्स में यूज होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है तो इट्स यूनिट विल बी टेकन एज वोल्ट्स। तो जहां भी E का सिंबल आप देखेंगे ये सेल्स को रेफर करेगा और इसका यूनिट वोल्ट्स ही में मेजर किया जाएगा। अब हर सेल के अंदर चूंकि इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और हर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चार्जेस से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके फ्लो को कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, कि जो सेल है उसके अपने अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, कोई भी सेल आइडियल नहीं होता। तो इन केस ऑफ अ सेल द ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, सेल के अपने अंदर से जो करंट का फ्लो है उसको मिलने वाली ऑपोजिशन को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं सर्च आउट करके आपके लिए बता रहा हूँ जो बुक में मेंशन नहीं है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स जो आप कह लें इलेक्ट्रोड्स हो गए, या इसके जो अंदर केमिकल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उनके दरमियान डिस्टेंस पर। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्टली इनवर्सली यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स के साथ डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरनल रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पॉइंट्स आप रिकॉल कर सकते हैं, इनको मेमोराइज कर लें। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है उसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे अगले स्लाइड्स में। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस पे, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। EMF तो हमने समझ लिया, अब EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है। अच्छा, अब फर्ज करें वही 5 वोल्ट की बैटरी जो आप बाजार से लेकर आए हैं, आप उसे किसी सर्किट में, लेट से किसी रिमोट कंट्रोल में लगा देते हैं या क्लॉक में लगा देते हैं, तो अब वो क्लॉक को करंट सप्लाई कर रहा है। अब आप क्या करते हैं कि आप उस क्लॉक के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। अब वो वोल्ट मीटर आपको एग्जैक्ट 5 रीडिंग नहीं देगा, वो आपको लेस देन 5 वोल्ट्स रीडिंग प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स कि जब सेल करंट प्रोवाइड करना शुरू करता है, तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि सेल के अपने अंदर भी रेजिस्टेंस होती है, तो सेल को कुछ काम है वो अपनी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करना पड़ेगा, और फिर जो रिमेनिंग एनर्जी या रिमेनिंग वर्क है वो करेगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। तो अब देखें, यूं समझ लें कि सेल के पास इतना काम करने की सलाहियत है, होना तो ये चाहिए कि वो सारे का सारा काम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर करे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उस बेचारे के अंदर भी रेजिस्टेंस है। तो उसे अपनी कुल एनर्जी का कुछ हिस्सा अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा और बाकी हिस्सा वो इस्तेमाल करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस। तो अब याद रखें, सेल का अगर पूछा जाए ना EMF क्या है, तो वो स्टूडेंट्स 5 वोल्ट ही है। लेकिन अब चूंकि सेल करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो जिस कंपोनेंट को ये करंट प्रोवाइड कर रहा है उसके गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ऑलराइट, सो द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब सेल इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में जो एक्सटर्नल सर्किट हो, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज आल्सो मेजर्ड इन वोल्ट्स। डन। तो अब डिफरेंस देखें स्टूडेंट्स, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क ये है कि जब सेल किसी सर्किट को करंट प्रोवाइड नहीं करता तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF कहलाता है, और जब सेल किसी सर्किट को करंट या एनर्जी प्रोवाइड करता है तो उस कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये डिफरेंस हो गया। अब हम आते हैं इस टॉपिक की फर्दर डेरिवेशंस पर। तो वो डेरिवेशंस क्या है स्टूडेंट्स? फर्ज करें हमारे पास एक सेल है जिसका सोर्स ऑफ EMF E है और उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ये इसको पूरे एक ओवल शेप में बंद किया हुआ है, ये पूरा एक सेल है। अब ये करंट प्रोवाइड करेगा, करंट पॉजिटिव से जाएगा किस तरफ? नेगेटिव की तरफ। और हमने इस सेल के क्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया ताकि हमें पता चले कि जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट प्रोवाइड करता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना शो होता है। ऑब्वियसली ये एक्चुअल से थोड़ा कम ही शो होगा,
अब ये है लोअर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर। अब देखें, चूंकि ये सारा सर्किट सीरीज है, तो स्टूडेंट्स जो आई आर का प्रोडक्ट है वो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आई आर का प्रोडक्ट है वो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल, सॉरी यहाँ पे इंटरनल नहीं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पर एक्सटर्नल आएगा, वो आपने याद रखना है। अब हम इक्वेशंस पर आते हैं, तो वॉच कि जो कुल रेजिस्टेंस है सीरीज सर्किट की वो है आर प्लस आर। तो अब होगा क्या कि जैसे ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे पूरा ओम्स लॉ क्या होगा, E यानी EMF इज इक्वल टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। यहीं से मैंने करंट की इक्वेशन भी लिखी हुई है, I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R, इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इससे आगे अगला स्टेप है स्टूडेंट्स कि हम I को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, IR प्लस IR। अब ये जो IR है, ठीक है, ये तो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमें VT की इक्वेशन बनानी है, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, देखें E है टोटल EMF, वो टोटल EMF डिवाइड हो रही है दो हिस्सों में, एक वो डिवाइड हो रही है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक वो डिवाइड हो रही है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यही तो सीरीज सर्किट की खूबी होती है कि उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है हर कंपोनेंट के अक्रॉस। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बन जाता है यहाँ पर कि टोटल एनर्जी करने की एबिलिटी है EQ, उसमें से कुछ एनर्जी अपीयर हो रही है एज VQ, और जो रिमेनिंग एनर्जी सेल के अंदर डिसिपेट हो रही है वो है IRQ। मैं क्यों इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि EMF और वोल्टेज चार्ज को मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी बन जाता है। अब यहाँ से VT की इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या बनी, VT इज इक्वल टू E माइनस IR। अब सिचुएशन क्या है कि बैटरी सप्लाइंग करंट, यानी बैटरी इज डिस्चार्जिंग, और डिस्चार्जिंग की डेरिवेशन पे आप एंड पे देख रहे हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बन रही है E माइनस IR, यानी EMF में से एक और EMF, छोटा सा EMF या वोल्टेज जो है वो माइनस हो रहा है। तो इट सिंपली मीन्स कि व्हाइल द बैटरी इज डिस्चार्जिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी स्मॉलर देन द एक्चुअल EMF। अब डिस्चार्जिंग के वर्ड से अपने माइंड में ये भी लेकर आए कि बैटरी तो चार्ज भी होती है, जैसे मोबाइल बैटरी है, तो इसका मतलब है जब चार्जिंग होती है तब EMF कम होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। जैसे मोबाइल की बैटरी कम होते होते लेट से 2% रह गई है, अब इतनी कम जो उसकी परसेंटेज बैटरी की है या उसके टर्मिनल्स के क्रॉस लेट से जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता है, तो आप उसको दोबारा चार्ज करेंगे। जैसे आप चार्जिंग करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है एक एक्सटर्नल पावर बैंक से, तो अब ये जो पावर बैंक है इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और मोबाइल बैटरी का कम होगा। सो यहाँ पर E माइनस IR है ना, तो यहाँ पे E प्लस IR, क्यों, अब बैटरी करंट सप्लाई नहीं कर रही है, बैटरी करंट रिसीव कर रही है, तो रिसीविंग की वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा। अब देखें VT इज द सम ऑफ E एंड IR, इसका मतलब है कि अब की बार जो EMF है वो लेस है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। इसकी जीती जागती मिसाल स्टूडेंट्स आपकी बुक में है, न्यूमेरिकल नंबर 6 है कि दो बैटरीज कनेक्टेड है एक सर्किट में, एक 24 वोल्ट की एक 6 वोल्ट की। अब देखिए जो 24 वोल्ट वाली बैटरी है, चूंकि वो बड़ी बैटरी है इसलिए उसके कांधों पे जिम्मेदारी है कि वो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करे। सो व्हाट विल हैपन कि 24 वोल्ट वाली बैटरी करंट सप्लाई करेगी, और चूंकि ये बैटरी छोटी है ये वो करंट रिसीव करेगी, तो 24 वोल्ट वाली बैटरी जो है वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस से गुजरेगी और 6 वोल्ट वाली चार्जिंग से। अब इसके आंसर्स पे आ रहे ज़रा, जब हम इनको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सॉल्व करते हैं, आपने इसका किसी भी अपनी की बुक से सोल्यूशन देखना कि व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 24 वोल्ट, इट्स 23.8, यानी उसका जो एक्चुअल EMF जो शो हो रहा है वो लेस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस है EMF से। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 23.8 और एक्चुअल EMF क्या है 24 वोल्ट। अब दूसरी तरफ वो बैटरी देखें जो चार्जिंग प्रोसेस से गुजर रही है, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल अपीयर हो रहा है 7.8, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 6, यानी इसका EMF वैल्यू इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू से कम है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ये डिफरेंट रूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और फाइनली अब आते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट पे कि हम किसी सेल से मैक्सिमम पावर कैसे ले सकते हैं। तो वही सर्किट है। अब करंट की इक्वेशन मैंने लिखी थी शुरू में, I इज इक्वल टू V ओवर R होता है, तो E ओवर R प्लस R टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स पावर इक्वेशन क्या होती है, P इज इक्वल टू I स्केयर R, तो हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये लिखी हुई है E ओवर R प्लस R स्केयर, इस स्केयर को अलग अलग दोनों पे अप्लाई कर देते हैं, E स्केयर R प्लस R स्क्वेयर।
आर प्लस आर स्क्वायर यानी ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है भला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डू यू एग्री किसे ऐसे ही लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डन। अब इसमें मैं थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करने लगा हूँ। असल में हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है ना इसको बहुत रिड्यूस करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम पावर कैसे आएगी। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ कि प्लस 2r की बजाय ऐसे लिख दूँ माइनस 2r, इसमें प्लस कर दूँ 4r, तो बनेगा तो यही, लेकिन इससे मुझे एक आसानी हो गई। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसकी इक्वेशन होती, a माइनस बी स्क्वायर की। तो हम लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4r। अब हमें डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना, तो इस फैक्टर को जीरो करके देखते हैं। ये फैक्टर जीरो एक ही सूरत में हो सकता है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, यानी r शुड बी इक्वल टू कैपिटल R शुड बी इक्वल टू स्मॉल r। नाउ वॉच, अगर जहाँ जहाँ पे स्मॉल r है मैं कैपिटल R पुट कर दूँ, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा और इक्वेशन सिर्फ इतनी सी रह जाएगी। अब एक r से ये r कैंसिल होगा तो हमारे पास पावर आउटपुट का फॉर्मूला आ जाएगा e स्क्वायर ओवर 4r। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो इक्वेशन है ना p इज इक्वल टू e ओवर r प्लस r, ये मैक्सिमम आउटपुट पावर आउटपुट की इक्वेशन नहीं है। हाँ, ये जो इक्वेशन है ये मैक्सिमम पावर आउटपुट की इक्वेशन है, और उसका सिंपल सा एमसीक्यू बहुत दफ़ा आता है कि एक सेल जो है वो कब मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकता है। तो रिमेंबर, जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है तो इट डिलीवर्स मैक्सिमम पावर, डन। नेक्स्ट, अब सेल्स की कुछ वेरियस पोजीशंस पर आ जाएं। एक होता है क्लोज सर्किट स्टूडेंट्स और एक होता है ओपन सर्किट। ये क्लोज सर्किट की अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। उसमें क्लोज सर्किट का ये करंट है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ सेल जो है वो V प्लस आई आर है। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, इसको अपनी बुक्स पे नोट कर लेना आपने। बाकी पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैंशन है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं इस इक्वेशन को, ई स्क्वायर ओवर 4r को। ये कौन सा सर्किट थे, क्लोज सर्किट्स। ओपन सर्किट्स की दो कैटेगरीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, समझ लें, आपको एमसीक्यूज में काम आ सकती हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। स्टूडेंट्स ओपन सर्किट जिसमें से करंट पास ही नहीं कर सकता, तो बस इतना याद रखें ओपन है, करंट नहीं गुजर सकेगा। जहां से करंट ना गुजर सके आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, वहां की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। और शॉर्ट सर्किट वो होता है जहां से मैक्सिमम करंट फ्लो कर सके, और मैक्सिमम वहां से फ्लो कर सकता है जहां पे रेजिस्टेंस जीरो होती है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू जीरो भी लिखा हुआ है। घरों में जो अक्सर आग लगने का होता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, तो एक्चुअल में ये होता है कि लाइव और न्यूट्रल वायर्स बगैर किसी कंपोनेंट में से गुजरे आपस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से जीरो रेजिस्टेंस ऑफर होती है और मैक्सिमम हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ओपन सर्किट के जो पॉइंट्स ए बी हैं उनके क्रॉस पोटेंशियल ई ही है, लेकिन जो सी डी हैं यानी जो कंपोनेंट्स हैं उसके क्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जबकि शॉर्ट सर्किट जो होता है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो जीरो होता है। आप इस ग्राफ से इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि देखें जहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है, जैसे ओपन सर्किट है, वहाँ पे करंट जीरो है, और जहाँ पर करंट मैक्सिमम है वहाँ पर वोल्टेज जीरो कंसीडर हो रही। तो इन शॉर्ट ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जो है वो जीरो कंसीडर होता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे कम्बिनेशन आपको याद होने चाहिए। इस लेक्चर को बार बार सुने, रिकॉल करें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। यही जो EMF का वर्ड है स्टूडेंट्स, ये आगे जाके पोटेंशियोमीटर में भी यूज़ होता है। तो पोटेंशियोमीटर में हम जो सेल्स होते हैं उनके साथ बहुत सी वर्किंग्स करते हैं। पोटेंशियोमीटर में हम अननोन EMFs फाइंड कर सकते हैं, दो EMFs को कंपेयर कर सकते हैं, सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर पोटेंशियोमीटर का लेक्चर सुने तो उससे पहले जो रियोस्टेट वाला लेक्चर था उसे लाजमी सुने, उसमें बेसिक आइडियाज़ हैं पोटेंशियोमीटर को समझने के। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।